स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना। अपवर्तन की व्याख्या करनी है अर्थात हमको यहाँ पे हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा स्नेल के नियम को सिद्ध करना है। सिंपल सा है, स्नेल के नियम को हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले आप देखिए स्नेल के नियम को फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा रिकैपिचुलेट फटाफट। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक हमारे पास सपोज एक अपवर्तक एक बाउंड्री है, दो माध्यम को जो अलग अलग कर रही है। यहाँ पे माध्यम 1 है, यहाँ पे माध्यम 2 है। ये लिखा है विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक माना μ1 है, सघन का μ2 है। प्रकाश का वेग माध्यम में v1 है, पहले वाले में विरल में, दूसरे में v2 है। तो अब आप देखिए अपवर्तन के नियम हमने पढ़े हैं। तो अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस प्रकार से झुकी हुई है। यहाँ पे ये आपतन कोण I हो गया और सघन माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो गया, R हो गया। तो देखिए R जो है अभिलंब, ये नॉर्मल है, इस बिंदु पे अभिलंब नॉर्मल। तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण क्या है, झुकी हुई है। ये अपवर्तन का सिंपल रूल है, हम जानते हैं। इस प्रकार से था। स्नेल ने क्या कहा नियम में, स्नेल ने कहा कि अगर जो है इस प्रकार प्रकाश की किरण जा रही है, माध्यम का अपवर्तनांक μ1 μ2 है, आपतन कोण I, प्रकाश किरण यहाँ अभिलंब से कोण R बना रही है, तब क्या होगा स्नेल के नियम से μ1 इंटू साइन I बराबर μ2 इंटू साइन R। ये स्पष्ट लिख दिया μ2 इंटू साइन R। इसलिए जो आप किताबों पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है कि साइन I अपॉन साइन R बराबर, इसको लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, और इस चीज को कहा जाता है 1 μ2। क्या कहा जाता है, 1 μ2 है। इसको नॉर्मली क्या कह देते हैं, म्यू। नॉर्मली इसको म्यू भी लिखा जाता है, 1 μ2। और 1 μ2 क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो स्नेल ने कहा ऐसे होगा। 1 μ2 को हम क्या कहते हैं कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। या यहाँ पे देखो 1 μ2 द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष रिस्पेक्टिव, उसके रिलेटिव में सापेक्ष अपवर्तनांक। इस प्रकार से इसको परिभाषा दी जाती है। स्नेल ने कहा साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, या म्यू होगा सिंपली, या 1 μ2, जिसको लिखते हैं द्वितीय माध्यम का प्रथम के सापेक्ष अपवर्तनांक। आगे देखिए म्यू किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसकी परिभाषा कैसे दी है, μ1 है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो μ1 की परिभाषा जो डेफिनेशन से आता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये एक रेशियो है, शुद्ध रेशियो। μ1 इक्वल टू c अपॉन v1, μ2 इक्वल टू c अपॉन v2, जहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। c है निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल। v1 है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, v2 द्वितीय माध्यम में। तो ये μ1 और μ2 की डेफिनेशन से हमने इस प्रकार से लिखा। तब स्नेल का नियम जो हो जाता है मॉडिफाइड, क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। इसको लिखते हैं 1 μ2, या सिंपली म्यू भी किताबों में लिखा जाता है। ये था स्नेल के नियम का शॉर्ट संक्षिप्त रूप में हमने बताया कि स्नेल के नियम किस प्रकार से बताया जाता है। और ये हमने अब सिद्ध करना है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, तरंगांक की थ्योरी से, वेव फ्रंट जो हाइगेंस ने कहा था। ये आप ध्यान से देख लें, इसको समझ लें और नोट कर लें। इसी के आधार पर हम यहाँ पे आगे चलेंगे। हम सपोज कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है। अब सघन से विरल को लेके चलो तो भी आपके नियम मिल जाएंगे सेम। हम कहते हैं माना हमारे पास जो है एक्स वाई एक इंटरफेस है, जो दो मीडियम को, मीडियम 1 मीडियम 2, इनको क्या करें, सेपरेट करें। इसका अपवर्तनांक μ1, इसका μ2, सिंपली वही। इस यहाँ पे प्रकाश का वेग v1, यहाँ पे प्रकाश का वेग v2, तब स्नेल के नियम ये हो जाएगा। और इसको इस प्रकार से लागू करते हैं। अब हम कहते हैं माना कि एक समतल तरंगाग्र इस पृष्ठ पे तिरछा आपतित होता है, अर्थात किसी एंगल पे आपतित होता है, इंसिडेंट एट एनी एंगल। तो समतल तरंगाग्र, ये कर दिया हमने समतल तरंगाग्र। और हमेशा ध्यान रखिए किरण जो हाइगेंस ने बताया था, किरण क्या होगी, तरंगाग्र के परपेंडिकुलर होगी। तो तरंगाग्र के परपेंडिकुलर, ये प्रकाश की किरण, दो किरणें दिखाती हमने, ये प्रकाश की दो किरणें, तो ये क्या होगी 90 में से।
इसके परपेंडिकुलर और तिरछा आपतित हो रहा है। कैसे हो रहा है? तिरछा। और इस तरंगाग्र को हम कहते हैं, माना ये क्या है? ए बी। फॉर एग्जाम्पल ये बिंदु ए है और ये बी है और ये कोण हम कह रहे हैं आई, सपोज क्या है? आई। तो यहाँ पे एक अभिलंब भी खींच लेते हैं आपतित। इस आपतन बिंदु पे हम क्या करें? एक अभिलंब खींचा हमने, ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अभिलंब हो गया। ये कोण आई है, यहाँ पे ये क्या होगा? 90। और ये कोण कितना बचा? 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई है और ये पूरा कितना है? ये 90 है। तो ये एंगल हमारे पास ऑटोमेटिक क्या रहेगा? आई। क्लियर है? तो अभिलंब से प्रकाश की किरण कितना कोण बना रही है? आई। सेम वही कंडीशन जो यहाँ पे थी, वही कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। ये क्लियर है? फिगर को ध्यान से समझिए। माना एक समतल तरंगाग्र एक पृष्ठ पे दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस पे बिंदु ए पर तिरछा आपतित होता है, अर्थात किसी एंगल आई पे आपतित होता है। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, हाइगेंस का सिद्धांत था, उन्होंने क्या कहा था कि इस ए बी वेव फ्रंट पे, इस ए बी तरंगाग्र पे स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं जो कि गोलाकार होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में आगे बढ़ेंगी, सभी दिशाओं में आगे चलेंगी। तो इस वाले माध्यम में उसी की चाल से दूसरे माध्यम में उसकी चाल किस प्रकार से चेंज हो जाती है? तो देखिए बी से, अब हम कहते हैं बी से उस तरंगाग्र को या उस द्वितीयक तरंगिका को बी से इस पृष्ठ पे पहुंचने में समय क्या लगता है? टी। कि माना बिंदु बी से, क्या कहा? माना बिंदु बी से द्वितीयक तरंगिका को पृष्ठ एक्स वाई पर पहुंचने में लगा समय बराबर टी। हम कहते हैं माना जो द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकल रही है उसको कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पहुंचने में उसको समय लगा टी। टी समय उसको यहाँ पे पहुंचने में लगता है, तब चली गई दूरी, तो अर्थात इस प्रकार से सीधे चलेगा, क्लियर? यहाँ पे इस प्रकार से ये आगे निकल रहा है। इसको कहा हमने सपोज ए डैश, बिंदु क्या है? माना ए डैश, ये ए डैश पे इस प्रकार से पहुंचा, तो टी समय में पहुंचा है, तो बी ए डैश बराबर, इसलिए बी ए डैश बराबर, यानी ये जो दूरी है बी ए डैश टी समय में प्रकाश द्वारा चली गई है और प्रकाश का वेग इस माध्यम में v1, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, v1 इंटू टी, v1 इंटू टी, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, वी ए डैश बराबर v1 इंटू टी। ये क्वेश्चन सिंपल है, यही हमने परावर्तन में भी लगभग यही थ्योरी लगाई थी, आप ध्यान से समझें। ये हो गया। नेक्स्ट चलो, अब जितने टी समय में ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पहुंची है, उसी टी समय में यहाँ पे भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी और दूसरे माध्यम में आगे बढ़ चुकी होगी, दूसरे माध्यम में आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो दूसरे माध्यम में वो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वो प्रकाश का गुण है, अभिलंब की ओर झुकना प्रकाश का क्या है? वो गुण है। यहाँ पे भी हम अभिलंब खींच लेते हैं सबसे पहले फिगर बनाने में, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। क्लियर हो गई? ये अभिलंब बना है और ये बिंदु हमने कहा क्या है? ए डैश है। तो टी समय में द्वितीयक तरंगिका प्रत्येक बिंदु से, इस तरंगाग्र ए बी के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी शुरू होंगी। सबसे पहले ए से निकलेंगी द्वितीयक तरंगिका, जो कि माध्यम में आगे बढ़ चुकी होंगी। हमने कहा यहाँ से जो अंतिम तरंगिका या अंतिम पॉइंट से जो तरंगिका पहुंच रही है उसको लगने में टी समय लग रहा है, तो चली गई दूरी बी ए डैश बराबर कितना हो गया? v1 इंटू टी, और यहाँ से भी उस टी समय में वो आगे बढ़ चुकी है द्वितीयक तरंगिका। अब कितनी आगे बढ़ चुकी है उसके लिए हम क्या करेंगे? अनवलोक वाला मेथड करेंगे। तरंगाग्र की नई स्थिति निकालनी है टी में, तो हम कहेंगे बिंदु ए से, यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या है? v2 इंटू टी, क्या हो जाएगा? v2 इंटू टी। तो ए को केंद्र मानते हुए v2 इंटू टी दूरी का एक चाप खींचेंगे, v2 इंटू टी दूरी का एक वृत्ताकार चाप खींचेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि बिंदु ए को केंद्र मानते हुए v2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है? v2 इंटू टी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, टी समय में कितनी दूरी चल चुकी होगी? तो इतनी। बिंदु ए को केंद्र मानते हुए v2 इंटू टी दूरी का चाप
खींचते हैं। वृत्ताकार चाप, द्वितीयक तरंगिका हमेशा वृत्ताकार होगी क्योंकि बिंदु से निकल रही है। दूरी का चाप जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल बनेंगे। दूरी का चाप द्वितीयक के लिए खींचते हैं, तरीका है खींचते, ये है कैसे बताया, ऐसे निकालना अनुलोम। अब क्या होना है, टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, टी समय में यहाँ पे पहुंचा है। अब उस टी समय में तरंगाग्र की नई स्थिति, इसलिए टी समय बाद तरंगाग्र समतल, जो तरंगाग्र था ए बी की नई स्थिति, टी समय बाद तरंगाग्र समतल तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति। हमने क्या कहा, समतल तरंगाग्र लिया है, ध्यान रखना कि समतल तरंगाग्र चलिए ए बी लिया, ये समतल तरंगाग्र में जाती है ए बी, तिरछा आपतित हो रहा है आई कोण पे। टी समय बाद तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति, नई स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सेम मेथड है कि बिंदु ए से, और इस पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, टेंजेंट। हाइगेंस ने बताया बिंदु ए से यहाँ पे टेंजेंट हमने खींचा, अब इसको मिला देंगे। और ये बिंदु हमने कहा यहाँ पे जहाँ पे काटा है, इसको हमने सपोज क्या किया, ये ए डैश हो गया, बी हो गया, बी डैश, ये क्या है, फॉर एग्जांपल बी डैश है। तो यहाँ से जो प्रकाश क्या होगा, हमेशा इसके 90 पे होगा और अभिलंब की ओर झुकता हुआ जाएगा। टच यहाँ पे करें, ये बी डैश है, ये क्लियर हो गया, ये बी डैश है। प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी यहाँ से यहाँ पे, और इस बिंदु को हमने कहा जो टच यहाँ पे करना है, इसने बिंदु को कहा बी डैश बिंदु पे माना वो टच कर रहा है। तब यहाँ पे दूरी जो है, इतनी दूरी का चाप खींचते हैं, ए को केंद्र मानते हुए, तरंगाग्र की नई स्थिति हो जाएगी ए डैश बी डैश, तरंगाग्र की नई स्थिति ए डैश बी डैश हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो दूरी आई ए बी डैश बराबर क्या होगा, v2 इंटू टी, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तिरछा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, तिरछा आपतित हो रहा है, तो जो अपवर्तित तरंगाग्र होगा वो भी क्या होगा, तिरछा ही निकलेगा। और यहाँ से ये कोण हमने कहा सपोज कितना है, r, तिरछा है तो ये कोण हमने कहा r, क्लियर है, ये एंगल r हो गया। ये यहाँ पे टच कर रहा था, ये किरणें क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी हमेशा, तरंगाग्र की क्या होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ से किरण निकालनी तो इसके परपेंडिकुलर, तरंगाग्र के परपेंडिकुलर, यानी ये दो आपस में पैरेलल हो जाएंगे इस प्रकार से, ये क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपतित तरंग किरणें हैं और ये प्रकाश की अपवर्तित किरणें हैं। तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र ए बी है, अपवर्तित तरंगाग्र हमको मिला ए डैश बी डैश। टी समय बाद अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये एंगल आर है, ये पूरा कितना है, 90 है, तो ये वाला बचेगा 90 माइनस आर, और ये कितना है, ये 90, किरणें क्या होंगी, इससे 90 होना है हमेशा, ये 90 माइनस आर है, तो ये वाला क्या आएगा, आर, क्लियर है, ये आर है, यानी ये एंगल भी क्या आना है, आर आना है, ध्यान रखना, ये आर आना है, ये आर है, ये आर, ठीक। तो ये एंगल आई हो गया, ये अपवर्तन का कोण क्या हो गया, किरण से देख रहे हैं आर, यानी स्नेल के नियम के उस चित्र से आप इसको रिलेट करते जाइए। तो इस प्रकार से ये एंगल हमने कहा माना, तिरछा समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हुआ, अपवर्तित तरंगाग्र भी तिरछा ही निकलेगा, है वो समतल तरंगाग्र, लेकिन क्या है, इस तल से आर एंगल पे निकल रहा है। ये इस प्रकार से हमने तरंगाग्र की नई स्थिति पता कर ली है। ये हाइगेंस के प्रिंसिपल के अनुसार था। आप ये ध्यान रखिए, तरंगाग्र ऐसे चल रहा है तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलेंगे और सबसे लास्ट में यहाँ से निकलेगी। तो इस लास्ट वाले को यहाँ तक पहुँचने में टी समय लग रहा है, उतने समय में यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वो उस माध्यम में आगे बढ़ चुकी होगी। कितनी आगे बढ़ी होगी, प्रकाश के चाल के अनुसार v2 इंटू टी दूरी आगे बढ़ चुकी होगी। तो तब जो है तरंगाग्र की नई स्थिति के लिए अनुलोम वाला मेथड करते हैं कि ए को बिंदु मानते हुए v2 इंटू टी दूरी का चाप खींचते हैं और बिंदु ए से उस चाप पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, और ये अनुलोम कहलाते हैं, स्पर्श करता हुआ पृष्ठ। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति बताता है हाइगेंस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, क्लियर है। अब आगे देखिए त्रिभुज में, अब सीधा डेरिवेशन, मैंने हमेशा कहा था ऑप्टिक्स में फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन है सिर्फ 2 या 3 लाइनें याद आपको रखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो डेरिवेशन के लिए देखो, त्रिभुज ए बी और ए डैश में, ए बी ए डैश में 90 90, ए बी ए डैश में, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 90 होगा। किरणें जो है इससे ये स्पर्श रेखा ना टच कर रही है, त्रिज्यता है, तो किरणें हमेशा इससे क्या होंगी, 90 होंगी।
त्रिभुज ए बी ए डैश में समकोण त्रिभुज में साइन आई लगाइए, साइन आई बराबर यह साइन आई बराबर लंब बटे आधार, लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, तो बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी ए डैश की वैल्यू कितनी है v1 इंटू टी अपॉन ए डैश, इक्वेशन 3 माना। अभी देखिए त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज में, एक त्रिभुज पहले माध्यम में, दूसरा त्रिभुज दूसरे माध्यम में, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर लगाए, साइन आर इक्वल टू साइन आर ये है आर, साइन आर बराबर लंब बटे आधार, तो लंब फिर से बी ए डैश या ए बी डैश, सॉरी ए बी डैश लंब बटे आधार ए डैश, ए बी डैश कितना है ए बी डैश v2 इंटू टी समीकरण से, v2 इंटू टी अपॉन ए डैश, इक्वेशन 4 माना। ये क्लियर हो गया, सब दिख रहा है स्पष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमको निकालना है साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल ने क्या कहा था कि आपतित कोण की ज्या साइन है और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, जो दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर या उनके वेग के बराबर व्युत्क्रम अनुपात में इस प्रकार से होता है। तो निकालिए, इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, भाग दे दीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर, 3 में 4 का भाग दे देंगे, तो v1 t अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो ऊपर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या बचा, t से t भी कैंसिल हो गया, v1 अपॉन v2, हमारे पास क्या बचा v1 अपॉन v2, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन v2, और यहाँ से देखिए इससे जो डेफिनेशन है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन v2, और ये बराबर क्या होता है म्यू, या इसी को आप लिखते हैं 1 म्यू 2, या इसी को आप लिखते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्लियर हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन v2 जो बराबर म्यू है, और यही क्या है स्नेल का नियम, इसी को हम कहते हैं ये है स्नेल का नियम। इस प्रकार से हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को लागू करते हुए स्नेल के नियम पे पहुंच चुके हैं। तो इससे जो है स्नेल के नियम सत्यापित हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। दूसरा जो नियम है कि आपतित किरण हमेशा तरंगाग्र के परपेंडिकुलर होगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों क्या है एक ही तल पे हैं या एक ही पृष्ठ में है। तो ये दो नियम इस प्रकार से सिद्ध हो गए हैं प्रकाश के अपवर्तन के, और इस आधार पे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। तो ये आप इसको ध्यान से नोट कर लें, समझ में छोटा सा डेरिवेशन है, किस प्रकार लागू करना है ये समझें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।